जंग खत्म हो गई है, बेबी देवी की जीत हो चुकी है। जेएमएम की बेबी देवी ने डुमरी उपचुनाव जीत लिया है और ये फासला 15,000 से ज्यादा का है। शुरुआत में ही मुख्य मुकाबला कहा जा रहा था कि जेएमएम और आजसू के बीच, यानी आईएनडीआई और एनडीए के बीच, लेकिन देखिए साफ हो गया कि डुमरी के दंगल में किसने बाजी मारी है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी बेबी देवी, जिन्हें पहले मंत्री बनाया गया, फिर वो चुनावी मैदान में आई और उसके बाद आज ये फैसला कि बेबी देवी जीत चुकी है डुमरी उपचुनाव। और इसी के साथ उपचुनाव में एक जीत की एक और कड़ी गठबंधन दलों के पास, सत्ता पक्ष के पास। आप देखिए, बेरमो की बात हो, मांडर की बात हो, दुमका की बात हो, मधुपुर की बात हो, अगर सिर्फ रामगढ़ को छोड़ दें तो ये तमाम उपचुनाव खाते में गए हैं जो यूपीए गठबंधन था और अब जो आईएनडीआईए है इसके खाते में। और ये कहा था मुख्यमंत्री ने कि डुमरी उपचुनाव के साथ ही आईएनडीआईए की जीत की शुरुआत होगी और ये जीत की शुरुआत हो चुकी है। अविनेश जी, आप कुछ कह रहे थे। मनोज जी, आप बताइए। नहीं, हम तो उस समय ये पहले तो मैं बेबी देवी को अपने तरफ से बधाई दूंगा जी। और जनता का जो यही स्वस्थ परंपरा है सर, लोकतंत्र में देखिए जनता फैसला देती है, हम और आप कोई नहीं होते। सिरोधार्य है अभी और उसे स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है यही है। लेकिन लोकतंत्र के मंच पर आकर के व्यक्तिगत टिप्पणी और अमर्यादित टिप्पणी, कम से कम संसदीय टिप्पणी नहीं करना चाहिए। खास करके वो व्यक्ति जो अपने आप को जो है राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता बोलता हो, दूसरे दलों को बहुत छोटा और ओछा समझता हो, तो आपकी भाषा और आपकी मर्यादा भी उसी लेवल के होना चाहिए। आप हंस रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, उसको हल्की बात बोल रहे हैं। राजा जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं जो कहा, क्षमा मांगे सार्वजनिक तौर पे क्षमा मांगे। मैं आपकी बात गंभीरता से फिर सुन रहा था, लेकिन ऐसी बात आप करते मुझे हंसी आ जाती है। कुछ गंभीर बात कीजिए तो मैं नहीं हंसूंगा। चलिए, इन सब के बीच बीजेपी बड़ा वो एक ऐसे कंडीशन में है जहां उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, अभी मैं देख रहा था राजू महतो जी का एक वीडियो आया है, किस तरीके से पैसा बांट रहे हैं। अभी भाई साहब ने कहा, वो दोनों विषय आ गया मेरे पास, उसके प्रमाण के साथ हैं। और यशोदा देवी किस तरीके से रो रही है कि बूथ लूट रहा लोग। इन्होंने कहा कि किस तरीके से मिशनरी का दुरुपयोग हुआ। बहरहाल विषय छोड़िए, हम हृदय से अभिनंदन है, मातृशक्ति हैं, जीती हैं। लेकिन मैं पुनः पूरे डंके की चोट पर कहना चाहूंगा कि जितने तरीके का हथकंडा वहां अपनाया गया वह लोकतंत्र को शर्मसार भी करता है। जीत गई, जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो घटक दल है, ये सहयोगी दल, ये मानता है कि झारखंड का निर्माण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से हुआ है और इसका विकास भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ अपने सहयोगी दलों के साथ यहाँ आएगी। क्या सबक रहा आजसू और बीजेपी के लिए ये चुनाव, क्या देकर गया? जीत तो मिली नहीं। सबक हमारे लिए कुछ रणनीति में कमी हो सकती है, राजनीति में रणनीति काम करता है, लेकिन मैंने कहा कि भारतीय जनमानस भावनात्मक होता है। वो दिवंगत नेता थे, वातावरण और वायुमंडल वैसा बन चुका था, फिर भी हमारे नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। और हम जीत के कगार पर नेक टू नेक, जो 50,000 का ख्वाब लोग देख रहे थे, लाकर हमने 15,000 पर रोक दिया। यही हमारी जीत है। चलिए, ये फासला जीत है। राजा जी, ये फासला जीत है। जो कह रहे थे कि 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की जाएगी, लेकिन ये 15,000 पर आकर सिमट गया। जीत जीत होती है, आप एक रन से हारे या एक रन से जीते। राजा जी, कुछ कहना चाहिए? मैं शुरू में बोला, मैं रिपीट करता हूँ, नमन वहाँ की जनता को जिन्होंने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को हार और जीत का फासला इस बार कम कर दिया। वो कह रहे हैं बीजेपी कह रही है। बढ़िया है, भगवान करे ऐसे फासला हर जगह ही नहीं मिले। हम इन्हें शुभकामना देते हैं और ठीक है, अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन मुझे पता था, मैंने आपके चैनल में कुछ देर पहले ही बोला था कि हमारी जीत होने वाली है। वहाँ की जनता ने इंडिया के विचारधारा को, इनकी सोच को और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के कार्यों को सम्मान दिया और उनके परिवार को मौका दिया। और मैं निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो 1 साल उनको मौका मिलेंगे, ऐसे काम करेंगे, आईएनडीआई के लिए ये बूस्टर डोज होगा। बिल्कुल 2024 के लिए नया गठबंधन बना। पहला चुनाव था, बाबूलाल मरांडी जी कुतुब मीनार से कूदने के बाद फिर से वापस आ गए थे, तो उसके बाद ये जीत बड़ी बात है। हाँ, बोलिए। की हवा स्टालिन ने निकाल दिया है। हाँ। स्टालिन ने जो बयान दिया है, वो आने वाला सभी चुनावों के लिए देखिएगा, वो बहुत बड़ा एक दवा का काम करने वाला है। अभी तक इनके किसी बड़े नेताओं का कोई खंडन नहीं आया
ये दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन क्या सिर्फ धर्म ही एक मुद्दा है विदेश चले सर? गए घूमने के लिए, उनको पता भी नहीं होगा। मुझे ये बताइए आप दोनों से, अविनेश जी और आपसे भी मनोज जी, क्या सिर्फ धर्म ही एक मुद्दा है जिस पर जनता वोट करने आएगी 2024 में, या विधानसभा हो या लोकसभा हो? स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो भी कहा, क्या उसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं? नहीं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लोग देख रहे हैं। मार दिया गया हिंदू सनातन संतों को महाराष्ट्र में खदेड़ खदेड़ कर इनके साथ नहीं, मारा गया। हो सकता है, कई ऐसी ये मुद्दा हो सकता है। पैदाइश की पहले की वो हिंदू सनातन धर्म है, उसको कोई ये एक मुद्दा हो सकता है सर, ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या देश में हमारे राज्य में मुद्दों की कमी है कि सिर्फ लोग स्टालिन के जो शब्द थे उसी मुद्दे पर आएंगे वोट करने, ईवीएम का बटन दबाने? मुझे ये बताइए। मैडम, इतना हिंदू धर्म कमजोर नहीं है, बड़े बड़े लोग आए और चले गए। सनातन धर्म का अपना इतिहास है और हम लोग उस धर्म को मानने वाले कहीं नहीं जाने वाला। आप लोगों की चुप्पी भी बहुत सवाल खड़ी करती है। आप लोगों की चुप्पी भी बहुत सवाल खड़ी करती है। कैसे आ जाए उसी पर ये रुके हुए हैं। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं, हिमाचल में, लेकिन वो चुनाव हमने जीता। देखिए मुझे कोई ऐतराज नहीं, बाकी धर्मों को लेकर अगर बाकी धर्मों को लेकर अगर कोई कुछ भी करे तो पूरा हंगामा बखेड़ा खड़ा होता है, अल्पसंख्यकों की बात होती है, फलाने की बात होती है, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई भी नुमाइंदा सामने नहीं आया। मैं आपको बयान दे रहा हूं, मैं बड़े लोगों का नहीं जानता कि सनातन धर्म किसी के बोलने से कुछ एक बाल बाका नहीं होना, और उनकी तो मतलब छूट दे देनी चाहिए किसी को भी कुछ भी बोलने की। सोच होनी उनकी होगी, लेकिन हमारा ये मानना है, विश्वास कीजिए, बड़े बड़े लोग आए गए, बहुत अंग्रेजों ने शासन किया, बहुत मुगल आक्रमण हुए, लेकिन हिंदू धर्म कर दिया, ये वही रहेगा, उसके लिए आप निश्चित रहिए। लेकिन राजनीति का ये मामला नहीं है। आज भी बेरोजगारी, महिला का सम्मान, सीमा पे सुरक्षा, चाइना गांव बना ली, उस पर बोलिए, मणिपुर पे बोलिए, ब्रजभूषण चौक उस पे बोलिए, संगर का इस पे बोलिए, राजस्थान पे भी बोलिए सर, बिल्कुल राजस्थान में भी बोलिए, बंगाल पे भी बोलिए, बंगाल में भी इस तरह की घटना हो वहाँ हमारे मुख्यमंत्री ने बोला और सजा भी दिलाया, लेकिन जहाँ सजा नहीं मिल रही वहाँ बोला जा रहा है। मनोज जी, घटना को नहीं रोक सकते, लेकिन घटना करने वालों को उनको बताना पड़ेगा कि अगर ऐसी घटना जो करता है उनको सजा मिलेगा। इसको बोलते हैं गवर्नर हो चुकी है, मनोज जी मुद्दों की कमी है, इसलिए आप बीजेपी के साथ हो लिए कि बीजेपी के पास तो एक रटा रटाया मुद्दा धर्म का है ही, साथ हो लेते हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। आरती जी ऐसा है कि आपके पास अपना मुद्दा कहाँ है? आपका प्रश्न ही गलत है, मैं आप ही को नहीं, मेरा प्रश्न इसलिए गलत नहीं है सर। मैं आपके प्रश्न को इसलिए गलत कर रहा हूँ आरती जी कि आपने एक बड़ा गंभीर प्रश्न बड़े हल्के में पूछ दिया कि क्या बीजेपी के पास धर्म का ही एक मुद्दा है? हाँ। स्टालिन से सनातन को खतरा हो गया। आप ये समझते हैं कि आपको इस सनातन के खिलाफ स्टालिन बोला? मैं चुनौती देता हूं कि अगर किसी भी राजनीतिक दल या वैचारिक लोग किसी अन्य धर्म के बारे में बोल के देख ले, क्या सनातन इतना कमजोर हो गया है? मैंने कहा, मैं कह रहा हूं, क्या सनातन इतना तो फिर आपको डिफेंड करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं डिफेंड इसलिए नहीं करूंगी कि एक ही लाइन में ये कह दिया गया ना कि इस मुद्दे को, स्टालिन के मुद्दे को लेकर जनता आएगी। ये क्या तो बात क्या सिर्फ स्टालिन का ही मुद्दा है? डेंगू बोल रहे हैं, मलेरिया बोल रहे हैं, कोड़ बोल रहे हैं, HIV बोल रहे हैं। मुझे ये बताया, मैंने सवाल क्यों उठाया मनोज जी? मैंने सवाल इसलिए उठाया कि क्या सिर्फ स्टालिन ही एक मुद्दा है हमारे देश में? वैचारिक आघात है, ये मुद्दा नहीं है। किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर कुछ बोलने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। कहाँ से व्यक्तिगत तौर पर छूट है? तो दूसरे के बारे में बोल के देखिए आप। उस व्यक्ति का अपना हो सकता है, हिंदू धर्म इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आपकी चुप्पी क्यों है? आपने मैंने पूछा, मैं फिर बोलता हूँ, ये वैचारिक आघात है। किसी एक व्यक्ति की क्षमता नहीं कि सनातन धर्म के बारे में बोल दे, कुछ उनको बिगाड़ ले। बोलने में किसी को रोक नहीं है, लोकतंत्र लोग बोलते हैं, लेकिन सनातन धर्म आपने कहा कि मेरा सवाल गलत था कि क्या स्टालिन और धर्मी मुद्दा है, आज उसू के पास क्या मुद्दा है? कहा कि क्या बीजेपी के पास यही मुद्दा है? बिल्कुल, मैं अभी भी अपनी बात पर अड़ी हूँ। मैं मुद्दा की बात ही नहीं करूं, मैं कह रहा हूं कि ये सनातन विचार पर हमला है। हमला है, लेकिन ये क्यों कहा गया है? अभी आपके साथ बैठे हैं ना, मैं विरोध नहीं करूंगा। नहीं, वो उन्होंने कहा कि स्टालिन के मुद्दे को देश भर में देखा जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ धर्म एक मुद्दा है? देखा जाना चाहिए, सिर्फ एक धर्म मुद्दा है, इसलिए मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। सिर्फ धर्म एक मुद्दा है? मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं, पहले मुझे हाँ या ना बताइए। फिर से सिर्फ धर्म एक मुद्दा है या नहीं है? क्या चीज का?
सिर्फ ये वैचारिक पूरे मुद्दा, देश में क्या धर्म ये एक मुद्दा वैचारिक है? मुद्दा है, विश्वास का अगर मुद्दा है। वैचारिक मुद्दा ये बीजेपी का मुद्दा है, आप ये कह रहे हैं बीजेपी का मुद्दा बनाया। ठीक है, बीजेपी का मुद्दा इसलिए आपने बना दिया। मैं ये जानती हूँ कि आजसू के पास क्या मुद्दा है। अगर मैं पूछने आऊँ एक झारखंडी होने के नाते, आजसू के पास क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है मैं आजसू आपको के बता पास? रहा हूँ, नहीं सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए। आपने कहा कि ये धार्मिक मुद्दा है, मैं कह रहा हूँ कि वैचारिक मुद्दा है। वैचारिक मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति ने ये मुंह नहीं खोले, मैंने मुंह खोल दिया तो मेरे लिए मुद्दा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कैसे कह रही कि आपका बीजेपी के पास मैंने आप ही का तो मुद्दा ये है? कहा आपसे, अभी भी मैं पूछती हूँ कि आप बीजेपी के साथ होलिए। बीजेपी ये कह रही है कि स्टालिन के मुद्दे को देश भर देख रहा है और उस पर आएगा वो बिल्कुल फैसला सुनाएगी। तो बिल्कुल। मैंने इसलिए पूछा कि क्या सिर्फ धार्मिक मुद्दा है जिस पर जनता वोट करने आएगी? इसलिए बीजेपी देख रही है क्योंकि आप नहीं देख रहे, आप विदेश चल दिए, इसलिए देख रही है कि जब चुनाव आएगा तो जनेऊ पहन लीजिएगा और उसके बाद जाकर के भीतर में अपना। आजसू का अपना क्या है? आप एक दिन आपने वीडियो देखा कि आप प्रियंका गांधी बोल रही है कि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, चलिए हम वो ब्राह्मण। वैचारिक मुद्दा था। आप दोनों जो आपके इनके साथ पास बैठे कोई हैं, वो भी- मुद्दा नहीं मैं है सिर्फ ये मैडम। पूछ रही हूँ कि और आजसू का 25 क्या बार मुद्दा पूछो, है? जवाब नहीं साहब, आएगा। आप बताइए आजसू का क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा किन बताइए? मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? जब ये बीजेपी अगर जाएगी धर्म के मुद्दे को लेकर, स्टालिन के मुद्दे को हमारे लेकर, आजसू किन मुद्दों के भाई, साथ केवल जाएगी? धर्म हमारा मुद्दा नहीं है मैडम। बीजेपी आज की भारतीय जनता पार्टी का विकास का पूरा कुछ उठा के नहीं है। देख लीजिए ना। हमारे आज साथ चंद्रायन पर हमारे पहुंचा, साथ सूर्यायन हमने भेजा है। देश हम- का आंतरिक सुरक्षा, देश का राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रति व्यक्ति आए देखिए हमारा जो महंगाई दर था, आज क्या स्थिति है देश का? महंगाई दर आज 5वां, मत बोलिए, मत बोलिए। 11% मनमोहन सिंह की सरकार में। सर, हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। हम आज बांग्लादेश हमारी से भी अर्थव्यवस्था पीछे 5वीं हैं। अर्थव्यवस्था है विश्व स्तर पर। कल रुपया सबसे निचले में आज 80% बांग्लादेश से भी पीछे हैं, ये बात आपको पता है या नहीं है? बांग्लादेश से पीछे आज है। 370 धारा हटा, नहीं, एक कश्मीर को मिनट। जाकर देख लीजिए आप किस तरीके से बताइए, हटा आपने और खेल लिया। GDP हमारी, 30,000 GDP लोग हमारे हमारी। देश जम्मू कश्मीर में ग्रोथ आप देखिए, एक मिनट 32,000 लोगों की हत्या हुई थी वहाँ। ग्रोथ रेट क्या है बांग्लादेश का? आप देखिए, आप बताइए ना क्या? नहीं, अगर आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो पहले आपको मेरा जवाब देना होगा कि आप पहले अगर आप नहीं इसलिए नहीं मैं नहीं पूछ रहा हूं, नहीं, रुपया आपने अभी तक मेरे अपने 3 सवालों में से न्यूनतम किसी का रेट में जवाब नहीं थी। दिया है। नहीं है मालूम है। डॉलर के मुकाबले अगर 80% मुझे नहीं मालूम रुपए है, का वैल्यू था। अगर नहीं मुझे- सर, ऐसे मुझे नहीं होता है। मालूम है तो महंगाई क्वेश्चन करने वाले को 400 पता रुपए होना का चाहिए। सिलेंडर नहीं, 1200 रुपए क्वेश्चन का हो करने चुका वाला भी है। अगर 3 बार अगर भाई, आपने इनके जवाब सरकार नहीं का दिया तो मैं खर्च आपके सवाल का जवाब क्यों दूं? अगर मैं यहाँ हमने पूछ भराया रही हूँ, जाकर। अगर मैं यहाँ पूछ रही हूँ, 1000 करोड़ रुपया मोदी जी ने भराया जाकर। केवल तो सवाल मोदी जी है ने तो घर से भाई, लाकर आप बिल्कुल बताइए। नहीं, मैं जवाब दूंगी। मैं आपके हर सवाल का जवाब, पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि बीजेपी के साथ अगर आजसू गया है तो आजसू के पास अपना मुद्दा क्या है? आजसू के पास बीजेपी के साथ आप और बताइए हमारे साथ मुझे। मिल करके जो है इस राज्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो क्या- लूट किस हो रही है, भ्रष्टाचार की इसके बात आप खिलाफ कर रहे जो है, हैं? इसके खिलाफ हम उसके साथ मिलकर लड़ेंगे, इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। नहीं, किस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं? क्या रघुवर दास के लिए आपने बात क्यों नहीं की जब आप अभी हेमंत सोरेन सरकार की बात कर रहे हैं? सरयू राय को सुनिए, वो कह रहे हैं कि जब उसी चीज के लिए ईडी इतनी कार्रवाई कर रही है, 2015 के लिए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो आप उस पर क्या कहेंगे? 2015 के लिए उन पर क्या आरोप है? कौन सा आरोप है? हाथी उड़ गया सर। हाथी उड़ गया, ये FIR है, किसके खिलाफ है, कौन सा केस दर्ज है, आप बताइए अब ना तो मुझे। एसीबी के भी आदेश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से बाकी दूसरे तो मामलों सरकार में। जांच कर रही है ना, सर, कार्रवाई माननीय करने से सरकार पहले। राय जी, देखिए, आप आपके अपना सरकार ये में मंत्री इसलिए- है। आरती जी, आप इस चीज से मत कहिए हाथी उड़ रहा है। हाँ। तो हाथी उड़ने का मुकदमा आपने दर्ज किया, आपके एजेंसी जांच कर रही है, तो क्यों नहीं उनको उठा करके सम्मान कर रही है, उनको बुला करके जेल भेज रही है? नहीं तो कौन रोका हुआ है आपको? आप अगर दूसरे के बारे में अगर सवाल उठाएंगे तो आपसे भी कोई सवाल पूछेगा ना तो सर। मैं तो बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास अगर सबूत है तो आप लाइए, हम तो बुला रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ पता है जीडीपी का रेट क्या है इंडिया में? आप लोग जो ये सर जीडीपी रेट क्या है हमारा भारत देश का, पता है आपको? अरे 11% अभी महंगाई दर 11% था ना जब अभी क्या है? यूपीए की 2023 सरकार। में क्या है? अभी 6 मैं फिर 57 बता रहा से हूँ कि बढ़कर कल 7 रुपए होते रहता है, 6, 7, अपने 6, 7 न्यूनतम होते रेट रहता है। में थी। बार बार इस बात को मत बोलिए आप। आपको पता है सर, जब हम आर्थिक विकास दर की बात करते हैं ना, तो सिर्फ ऊपर के लेयर को मत देखिए। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, जरा उनसे जाकर पूछिए कि इस आर्थिक विकास का दर का प्रभाव उन पर कितना पड़ा है। अगर 7% बांग्लादेश का भी उसकी भी जीडीपी है ना, तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि हम किस ये पर जा रहे हैं। हम चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, हम वहां पहुंच चुके हैं चंद्रमा पर। हम सूरज के लिए अब पूरी स्टडी खुद करने वाले हैं। आप सोचिए कि हम सूर्य को अब अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन उसके बीच इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर हम ये सोचते हैं क्या मुद्दों की कमी है हमारे देश जब में? विश्व के अरे परिप्रेक्ष्य भाई। में जब देखिएगा
तो आपका देश बहुत ही कुशल नेतृत्व में सिर्फ है। इसी बात से खुश हो लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। है। भाई पूरा मैडम सब चीज इसी सोच के साथ इसी कारण इसरो की स्थापना नेहरू जी ने एक की थी। मिनट जी, आरती जी, आंख मूंद लेने से जो है अंधेरा नहीं हो जाता। बिल्कुल नहीं होता है सर, मैं कह रहा मानती हूँ हूँ कि मैं। दुनिया को परिप्रेक्ष्य को आप यहाँ रख के बोलिएगा कि उनसे दिखाने से क्या होता है, दुनिया को देखना पड़ेगा। ये ग्लोबल दुनिया है। आज के तारीख में एक देश अब देश नहीं रह गया, दुनिया मुट्ठी में मैं है। मानती हूँ। आप दुनिया के आप स्टूडियो में बैठिए, आप लोगों के पास तमाम रिसर्च होते हैं, आप मीडिया को जानकारी भी होती है। आप दुनिया की महंगाई जब उठा के देखिएगा तो बड़ी बड़ी हस्तियां फेल हो गई। कोरोना काल में वो लोग गिड़गिड़ाने लगे जो अपने को महाशक्ति कहते थे, और हमने अपने हर जनता के दरवाजे में कोविड जो है आप वैक्सीन मुझे ये बनाया। बताइए कि पहली दफा जब 5 साल का टेन्योर पूरा किया मोदी सरकार ने, उन्होंने वायदा किया लाल किले से कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 11% से भी ऊपर जाएगी, जो जीडीपी रेट है वो 11% से, और अभी भी हम 7 में उलझे हैं। 7.8 मैं बता रहा हूँ, 7.8। अगर और 7% बांग्लादेश। आज पूरी दुनिया को सुनिए ना, आप पहले- 7% आप बांग्लादेश को लेकर मत बीजिए, वो फॉल्स इंडेक्स हो सकता है। पहले जो मैं कह रहा हूँ सुनिए, पूरी दुनिया 5.5। आप जो इंडेक्स दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है। फॉल्स इंडेक्स। आप जो बता रहे हैं 7.8 वो ऑथेंटिक है। इसलिए कि अभी एक बीबीसी ने हंगर इंडेक्स जारी किया, अभी हिडेनबर्ग ने जाके अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी किया, अभी राहुल गांधी जी 5 को फोटो दिखा रहे थे 4 दिन पहले प्रेस में आकर के कि टाइम्स ऑफ इंडिया और ऑब्जर्वर। और अगर उन्हीं एजेंसियों की तरफ से अगर 6.9 और 7 कुछ किया गया है बांग्लादेश का, तो ये गलत है। आरती जी, इसका अध्ययन कर लीजिए। मैं ये भी मेरा रिपोर्ट नहीं है और ये मीडिया रिपोर्ट नहीं है, ये 7.8 कैग की रिपोर्ट है। और आज पूरी दुनिया को अगर आप देखिएगा तो उसकी जीडीपी किसी का 5.5, किसी का 6.5, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 6। अमेरिका भी 5.3 जो है जीडीपी पे चल रहा है। आज हिंदुस्तान जो है सबसे दुनिया में सबसे ग्रो जीडीपी के आधार पर चल रहा है। ये हमको और आपको गर्वान्वित होने की बात है। आप जो निचले स्तर पर देख रही हैं वो मोदी जैसे नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व है, जिसका राष्ट्रवाद भी मजबूत है। और पहले गरीब लोग बोलते थे कि दाल रोटी खाए गुजारा कर लेते, 200 रुपए के लिए दाल हो गया है कि दुनिया के तमाम 400 का सिलेंडर 1200 रुपए पहुंचा। जीडीपी अच्छा नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए। गंभीर बात नहीं आप कंप्लीट कर, सर सुनेंगे आप। हाँ बताइए। जिस दिन आप बीजेपी का कोरोना और जिस दिन ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और क्या कहते हैं अखिलेश यादव मजाक उड़ा रहे थे कोरोना वैक्सीन का, वो मोदी जी हर घर में कोरोना, पूरी दुनिया इस पे चकित रह गई कि हिंदुस्तान इतना आगे कैसे चला गया। आप साउथ पोल पर चंद्रयान उतार करके रसिया जैसा देश इस पे पीछे चल गया, पूरी दुनिया का पहला आदमी बन गया। इस पे गौरव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल पूरे देश को गौरव है। इस पे गौरव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कि पूर्व तो प्रधानमंत्री कौन गौरव नहीं कर रहा, मुझे ये बताइए। किसे गौरव नहीं है सर? हमें है, हम जैसे तमाम भारतवासियों बांग्लादेश को से है पीछे गौरव। कर दी। लेकिन जो बांग्लादेश को अगर हम 15 दिन चावल नहीं भेजे तो ये उसके घरों का तस्वीर आप चूल्हा नहीं देख सकते हैं। जलेगा। हम ये चर्चा जारी रखेंगे। तस्वीर देखिए, ये जेएमएम की बेबी देवी विक्टर ऐसी साइन दिखा रही हैं, वो जीत चुकी हैं, जनता का आभार व्यक्त करने पहुंची हैं। 2 मिनट रुकिए सर, ये कंप्लीट होने दीजिए, लोगों को भी पता चले कि हमारी जीडीपी कितनी है, हम किस हालात में जी रहे हैं। और मोदी जी अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर सिर्फ स्टालिन के मुद्दे को लेकर सिर्फ स्टालिन को मुद्दा बनाया जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? बांग्लादेश को आप उदाहरण दे रहे हैं ना, 15 दिन चावल देना अगर बंद कर देंगे तो चूल्हा नहीं जलेगा। आप उस बांग्लादेश की जीडीपी को हिंदुस्तान से ज्यादा बता रहे तो हैं। बांग्लादेश से आप कंपेयर इसलिए किया जा रहा ना सर, वो 7% पर है और हम सिर्फ 8% पे। क्या फर्क है हमें और उसमें? उसका कारण भाई है, विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था उसका भारत कैसे बन गया? बिल्कुल है, उसका मानती कारण हूँ है। मैं, कैसे बन गया? लेकिन महंगाई, अरे डोनेशन पर चलने वाला मैंने महंगाई मैंने जो तो है, उन सब बातों का क्रय जिक्र ही शक्ति नहीं तो किया। देखिए बढ़ा है कि नहीं? अविनेश जी, 15 अगस्त के पहले नहीं, मनोज जी, मेरी एक बात सिर्फ सुन लीजिए। एक बात का नहीं, जवाब हम आप सुन दोनों लीजिए। मेरी एक बात सिर्फ एक बात आप सुन लीजिए, मैं कहना, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे ये बताइए कि मैंने क्या अर्थव्यवस्था पे बात की, मैंने क्या दूसरे मुद्दों पर बात की, महंगाई को भी नहीं छुआ मैंने सिर्फ ये कहा कि इन्होंने कहा कि स्टालिन के बात को पूरा देश देख रहा है और जनता इसका जवाब देगी। बिल्कुल देख तो रहा है। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि क्या देश में सिर्फ धर्म ही एक मुद्दा है जिस पर जनता वोट करने धर्म और आएगी? मेरा राजनीति बस एक को ये बस सवाल मैं था। अब इसको क्लियर कर दूं। हाँ, बिल्कुल। धर्म और राजनीति जीवन के 2 अंग है, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरा बात कि सनातन मेरा अहंकार है, उस पर चोट होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। जिन लोगों को तुष्टिकरण करना है आपका नहीं, सबका अधिकार है। जो भी सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू लोग हैं, सबको अपने धर्म का अधिकार है, उस देश से अभिमान है। पिकनिक मैं अपने धर्म में अभिमान करता हूँ। कौन सा नई बात कर रहे हैं आप? सुनिए ना,
अरे क्रिश्चियन अपने धर्म पे मान करते हैं, अपने करते हैं, मुसलमान दुनिया अपने में करें। जी कहाँ कौन राजा जी, जीवन सबका धर्म सबका पर्सनल चीज है, और मुझे अपने धर्म पे विश्वास है, अभिमान है, इसमें कौन सी बड़ी बात आप बोल रहे हैं? समिट हो रहा है, हाँ, हो रहा है, हो रहा है। हाँ। इतना बड़ा गौरव देश के लिए। बिल्कुल। अभी स्पेशल सेशन होने जा रहा है ना। हाँ। इंडिया का आप इस देश में हाँ। सपना देखने वाले जो राजकुमार हैं, हाँ। जिनको ये लोग सपना दिखा रहा है, हाँ। 10 पार्टी मिलके, वो निकल गए विदेश। 32 पार्टियां एनडीए के गठबंधन में है, 32 पार्टी एनडीए के गठबंधन में है, और 11 पार्टी बात सपना देखने दिखा रहे हैं। 38 मान लिया आपका। मैं कह रहा वो हूँ सपना देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर भी देखिए स्क्रीन पर, हमारे नहीं, वो तो जेएमएम खुशी की अपनी बात जीत है, का वो तो जश्न कैसे मना रहा है। खुशी मनाएंगे। रुक जाइए सर, कल बस हम हो भी गया। समझे, हम भी समझे। 5 से 10 मिनट रुक जाइए, हमारा भी बुलेटिन ये अब खत्म ही होगा। लेकिन ये देखिए INDIA के लिए बहुत सही कहा मनोज जी आपने। नहीं, इस जीत पर हमारी बधाई है, खुशी है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे उस पर वो एक अलग मुद्दा है, उस पे हम अलग से एक डिबेट जरूर रखेंगे। आप रखिए, बहुत रखेंगे, और उस वक्त राजा जी को भी बुलाएंगे वहां पर कि नहीं, ये जो इनसे बता रहे गंभीर थे। आदमी को बुलाइएगा। इनसे मुझे ये पूछना था कि INDIA निकल गए, INDIA की बात कर रहे थे ये। अभी INDIA देखिए, जब सब कुछ हुआ तो आप निकल लिए, आपने कहा कि वो अपने मुद्दों के साथ अपने अलग हम ये लोग करेंगे। परजीवी मानते हैं, कांग्रेस को परजीवी मानते हैं। अविनाश हम जी, वैचारिक ये- तौर पर ये- छोटे एक- दल हो एक बात सकते हैं, ये लेकिन बताइए वैचारिक रूप कि से नाम छोटे नहीं बदलने हैं। से क्या हो जाएगा? नाम बदलने की जो राजनीति चल रही है अभी, फिर नाम बदलने की एक जो सियासत का मुद्दा अभी सबसे बड़ा नाम चला क्या? हुआ है। इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ, भारत लिख दिया तो इसमें न बदला कहाँ? सहमत है? नेपाल भी तो अंग्रेजी में नेपाल लिखता है। संविधान के पहले दिक्कत लाइन है? में लिखिए इंडिया दैट इज भारत, तो आप इंडिया लिखिए या भारत लिखिए। मतलब देखिए, ये आप मानते हैं कि INDIA से इसका कोई लेना देना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका मनोज जी, और अवनेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनका बहुत आशा था, नहीं जीत पाए, ये चुनाव है और हो गया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से जेएमएम कार्यकर्ता वहां जश्न मना रहे हैं डुमरी में। चलिए, तो डुमरी उपचुनाव में फैसला आ चुका है। जेएमएम ने अपनी सीट पर वापस कब्जा किया है। मुख्य मुकाबला जेएमएम और आजसू के बीच ही था, या कहें कि INDIA और NDA के बीच। तो बाजी INDIA मार ले गया है, और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि INDIA जीत से शुरुआत करेगा डुमरी से ही, और डुमरी में जीत का डंका बजा है। जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने चुनाव जीत लिया है। डुमरी उपचुनाव में जेएमएम की जीत हुई है। बेबी देवी ने चुनाव जीत लिया है। जगन्नाथ महतो जिनका निधन हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हुई, और फिर बेबी देवी को लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।